गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रणबीर, रियांश बेटा एक पानी का बोतल दे देना। नमस्ते सर। नमस्ते। फ्रिज में से एक बोतल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और रोल नंबर अपना लिख देना चैट हाउस में जाके सभी लोग। बहुत ठंडा है बेटा रे। आ गए सभी लोग। कितने पार्टिसिपेंट आए? अभी आ ही रहा है। ये प्राखर कल आया था क्या? चैट हाउस में तो नहीं रख रखा था, उसमें अटेंडेंस नहीं लगाया था। मनीष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी लोग अपना वो अटेंडेंस डाल दो, उसमें रोल नंबर चैट हाउस में जाके डाल दो, ठीक है, ताकि वो टाइम किल ना हो, यूज कर लिया जाए। अटेंडेंस लेने से अच्छा वो 21 कैंडिडेट आ चुके हैं। 18 लोगों ने अटेंडेंस डाले हैं, 3 कैंडिडेट ने नहीं डाले हैं। चलो स्टार्ट करें। यस सर। चलो, हम लोग यहाँ थे कल, आपको बताया था कि जो सन का रोटेशन कैसे होता है। हम लोग किसमें है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, तो साउथ फेसिंग रखते हैं पैनल को। और सन का रोटेशन होता है जो दिसंबर का महीना होता है। जैसा कि डे छोटा होता है, तो ये देखिए सर्किल जो है इसका रेडियस क्या है? छोटा है, जिसपे ये सन रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जून का महीना का है, इसमें लंबा होता है, तो इसलिए कराओ ना उसको चैटिंग, वो उसका टेस्ट करा दो, तो इस पे करा दो। कौन? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मैं दूसरा नंबर से कॉल करूं मैम? मैम, इसकी मम्मी का क्लास चल रहा है, वो व्हाट्सएप पे क्लास ले रही है, तो मैं दूसरे नंबर से आपको कॉल कर लूं? ओके। एक मिनट देना, ये बच्चों का ना वो टेस्ट चल रहा है वीडियो कॉलिंग के थ्रू, जिस वजह से मैं बोल रहा था ना 10 बजे से ये प्रॉब्लम होगी। क्या नाम है? ये लो राव्या, चले जाओ वहां पे, मैम को कॉल करो। रियांश,
इसको हेल्प कर देना राबिया को। हाँ, तो हम लोगों ने कल देखा था कि हमारा जो रीजन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में हम लोग रहते हैं। जो साउथर्न में होगा वो नॉर्थ फेसिंग रखेगा, जो नॉर्थर्न में होगा वो साउथ फेसिंग होगा। क्यों रखेंगे हम साउथ फेसिंग, ये आपको बता दिया था, क्योंकि ये सन का ट्रैकिंग पॉइंट है ये। और हम जब यहाँ होंगे तो साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो परपेंडिकुलरली जो है इरेडिएशन जो सन से आ रहा है वो कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये सन का डायरेक्शन ऐसे दिखाया है, ये सन ही ये जो है वे ये सन का है, स्पिरल करता है, तो इसीलिए हम लोग साउथ फेसिंग रखते हैं। जो साउथ में होगा वो क्या करेगा, नॉर्थ फेसिंग रखेगा, क्योंकि यहाँ जब रहेगा तो इस डायरेक्शन में ऐसे अगर पैनल रखेगा तभी उसको सनलाइट डायरेक्टली परपेंडिकुलरली उसको आइसोलेशन मिलेगा। अब इसमें क्या है, जो सोलर ज्योमेट्री होता है उसमें कुछ एंगल्स है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कल मैंने आपको बोला था कि वो एंगल इंपॉर्टेंस है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें स्लाइड्स में दिया हुआ था, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए मैंने वर्कआउट करके खुद से अपना नोट्स बना के इसमें ऐड किया है आज। तो मैं उसके थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा वन बाय वन। तो ये 5-6 एंगल है, ये समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज होगा आपको। और ये टेक्निकल वर्ड है, कहीं भी आप अगर सोलर में इन द फ्यूचर अगर आप जॉब करने जाएंगे या इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सब चीजें पूछता है और इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसको जरा सा देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिक्लिनेशन एंगल। दिखाई दे रहा है सभी को? मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये डिक्लिनेशन एंगल होता क्या है, देखिए होता क्या है कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ का ये क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। दिस वन इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो प्लेन होता है इक्वेटर प्लेन। अब क्या है, जो सन है हमारा, सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर को मिलाता हुआ जो लाइन होगा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं हम, ठीक है, ये क्या बोला मैंने, सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर दोनों को मिलाता हुआ जो लाइन होगा, और इस लाइन का ये जो रे जो आ रहा है, इस लाइन का जो प्रोजेक्शन ऑन द इक्वेटर होगा उसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज डिक्लिनेशन एंगल। क्या है डिक्लिनेशन एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन अपॉन द अर्थ इक्वेटर प्लेन। इस लाइन का जो ये जो लाइन जो दोनों को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, इसका जो प्रोजेक्शन होगा इक्वेटर पे, हो गया? अब मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है। दैट एंगल इज नोन है डिक्लिनेशन एंगल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियांश, वो अर्थ वाला जो था हमें दिखाना, जो ग्लोब था, ग्लोब कहाँ गया? हाँ वो दो। जैसे ये देखो, ये हमारा अर्थ है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये हमारा अर्थ है, सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के, हाँ ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, इसका सेंटर वाला जो पार्ट है, ये जो बीच में जो अगर हम दो पार्ट में कटे तो सेंटर वाला जो पार्ट होगा दैट इज द इक्वेटर होगा। अब यहाँ पे कहीं पे सन होगा, यहाँ से सन, दुकान पे ये है सन। क्या हो गया बेटा? सपोज दैट कि हमारा जो सन है वो क्या है, हमारा यहाँ पे सन है, ये है हमारा सन, ये मोबाइल जो है ये हमारा सन है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सन है और ये अर्थ पे फॉलिंग आउट हो रहा है, ये रे आ रहा है। तो इसके सेंटर से अर्थ के सेंटर के लाइन जो ज्वाइन करेगा, ठीक है, उसके और इस लाइन जो ज्वाइन कर रहा है उसका जो प्रोजेक्शन इस ग्राउंड पे होगा, इक्वेटर पे, उसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज डिक्लिनेशन एंगल। इसी को बोलते हैं हम लोग डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। यार अगर आप बिजी हो तो साउंड अपना म्यूट कर लो। कहाँ से आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? मदेशिया जी से सर। मदेशिया जी वो आपको उस पे नहीं, हाँ शिवम मदेशिया जी इस पे भी मास्क लगा रखे हैं, घर में भी आ जाएगा कोरोना। इतने भी मत डरो। सैनिटाइजर। हाँ चलो ये देखो, वीडियो के थ्रू नहीं आएगा बेटा कोरोना, टेंशन मत लो। तो ये डिक्लिनेशन एंगल क्या है कि सेंटर ऑफ द अर्थ और सेंटर ऑफ द सन दोनों को मिलाता हुआ जो लाइन होगा, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्शन होगा इक्वेटर पे, उसके बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज डिक्लिनेशन। आई थिंक कि सबका क्लियर हो गया होगा, ये है डिक्लिनेशन एंगल, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है हमारा, सेकंड है आपका,
ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आप अभी देखने जाए, लेटीट्यूड एंगल। ये लेटीट्यूड एंगल ही बार बार हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी भी लोकेशन पे ये पीवी सिस्टम इंस्टॉल करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें यही एंगल चाहिए होगा। तो लेटीट्यूड एंगल होता क्या है कि अर्थ सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट है, ये हमने ये पूरा अर्थ सरफेस है, इस तरह से ये अर्थ है, ठीक है, और इस पे हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से अर्थ के सेंटर को ज्वाइन, लाइन को ज्वाइन करा दीजिए, तो ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से अर्थ का सेंटर ये है, इसके लाइन को ज्वाइन करा दिया, और इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा इक्वेटर पे, ठीक है, इस ये जो लाइन आपने ज्वाइन कराया, इस लाइन का प्रोजेक्शन अर्थ सेंटर, अर्थ पे जो होगा इक्वेटर पे, दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज लेटीट्यूड एंगल। अब जरा सा देखिए क्या है, it is the vertical angle between the line joining that point of the location to the center of the earth and its projection on the equatorial plane। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से लाइन को ज्वाइन करा दिया, जैसे ये अर्थ है, इस पे कोई भी एक पॉइंट, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है, एक पॉइंट होगा अर्थ पे या एक जगह है, ठीक है, तो उसमें कोई भी जगह आपने जैसे दिल्ली उठा लिया या गाजियाबाद कोई भी उठा लिया, वो एक पॉइंट है, उसको उसका अर्थ के सेंटर से जो ज्वाइंट करता हुआ जो लाइन होगा, उसका जो प्रोजेक्शन होगा इक्वेटोरियल प्लेन पे, उसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ लेटीट्यूड या लेटीट्यूड एंगल, इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा अर्थ था, अर्थ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसको लाइन से ज्वाइन करा दिया सेंटर से, ये दोनों लाइन ज्वाइंट हो गया, और इस लाइन का प्रोजेक्शन हमने इक्वेटोरियल प्लेन पे ले लिया, और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ लेटीट्यूड और लेटीट्यूड एंगल। अब रही बात कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये देखिए ये सन है आपका, ठीक है, सन के सेंटर से अर्थ का सेंटर को आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा, ये जो इसका इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा, अगर ऐसे ये बन रहा है प्रोजेक्शन, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज डेल, यानी कि डिक्लिनेशन एंगल कहलाता है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। क्लियर? एंगल ऑफ लेटीट्यूड क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये जरूरी है बेटा। यस यस सर, हो गया। अब ये कहलाता है इंक्लिनेशन एंगल और एल्टीट्यूड। एक तो हो गया लेटीट्यूड, दूसरा हो गया एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड एंगल क्या है, जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, इस पे कोई हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल, जैसे इंडिया है या फिर अमेरिकन स्टेट है, कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस सरफेस पे, ठीक है। अब उस सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया है, सन होगा यहाँ पे, सन से जो डायरेक्ट रे आ रहा है उसके सेंटर पे, इस प्लेन के सेंटर पे ये, और ये दोनों लाइन जो ज्वाइन किया है सेंटर सन से और इस प्लेन के सेंटर को, इसके लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड एंगल या इंक्लिनेशन एंगल। देखिए क्या लिखा, कहा द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नोन एज एल्टीट्यूड एंगल या एंगल ऑफ या इंक्लिनेशन एंगल उसको बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इक्वेटोरियल सरफेस नहीं है, ये क्या है, अर्थ पे कोई सरफेस है, जैसे यहाँ पे ये अर्थ है हमारा, यहाँ पे हमने कोई एक सरफेस लिया, ये हमारा सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस तरह से कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पे फिर सन जो है, यहाँ से ये सन है, ये सन है, ये सन जो इसके सेंटर पे जो मिल के लाइन बनेगा, तो ये लाइन, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका प्रोजेक्शन जो हम लेंगे ऐसे, ये जो होगा इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड एंगल। क्लियर? हाँ जी, कोई नहीं बोल रहा, फिर से बोलो। नहीं आ रहा। हाँ यस सर, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा एक बार और रिपीट कर दीजिए आप। हाँ इसको ना, इसको प्रोजेक्शन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेक्शन कैसे लेंगे मतलब? प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा है क्या? एक वेक्टर है सर्टेन थीटा एंगल पे बना रहा है, उसका प्रोजेक्शन ग्राउंड पे क्या होगा, ये ऐसे जो ये cos थीटा जो बनेगा प्रोजेक्शन वही होता है ना, तो ये एक लाइन है, ये एंगल अल्फा बना है, तो इसका cos ऑफ द दिस जो होगा वो प्रोजेक्शन हो गया। अच्छा, ठीक है। वेक्टर भूल गए क्या हर्ष? हाँ चलो, हाँ होता है, जब बड़े इंजीनियर बनोगे तो ऐसे ही बोलोगे।
जब काम करोगे सब याद में देखो। तो ये क्या कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहने का मतलब कि कोई एक सरफेस है, अर्थ ग्राउंड, अर्थ पे हमने कोई सरफेस लिया है जहां भी ये कोई भी हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, अमेरिकन स्टेट कहीं भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सन से जो रे आ रहा है, ठीक है, और उस सरफेस के सेंटर पे जो लाइन मिलाता हुआ लाइन मिलाएंगे और उसका जो प्रोजेक्शन उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड एंगल, जो आप ये देख रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये होता है आपका एल्टीट्यूड एंगल। तो हमने क्या 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 पढ़ा, डिक्लिनेशन एंगल, ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एंगल, उसके बाद एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एंगल। अब हम लोग देखते हैं आवर एंगल। आवर एंगल क्या होता है, ये बताता है कि सन का जो रोटेशन हो रहा है, जब 12 बजता है दिन, तो क्या होता है, सन ऑलमोस्ट हमारे हेड पे होता है, यही होता है ना, ठीक है। तो हेड पे जब होता है तो उसको माना जाता है कि सन जो है, जो एंगल बना रहा है, डिक्लिनेशन जो आवर एंगल है सन का कितना है, 0 है। यानी कि 12 बजे रेफरेंस पॉइंट लिया गया है जब सन आपके हेड पे होता है, और जैसे जैसे वो रोटेट करेगा तब है सो उसको, जैसे कि अगर 4 मिनट वो रोटेट कर गया तो 1 डिग्री उसको माना जाता है। अब उसमें भी क्या होता है, फॉरनून होता है और एटनून होता है। तो अगर इधर जाएगा फॉरनून में जाएगा तो प्लस होगा, एंड एटनून में जाएगा तो माइनस में आएगा। अब ये देखिए, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इधर क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ जब पहुंच जाएगा तो प्लस 90, यहाँ जब आ जाएगा तो माइनस 90। अब ये बात की टाइम के साथ कैसे कोरिलेट होगा, तो मैंने अभी बताया कि जब अर्थ 4 मिनट चलेगा तो 1 डिग्री का रोटेशन होगा, या 1 डिग्री रोटेशन करेगा ये सन जब मूव करेगा, सन के अनुसार ही तो हमें टाइम मिलता है। तो सन जब मूव करेगा, ऐसे तो सन मूव करता नहीं, अर्थ मूव करता है, लेकिन रिलेटिवली हम लोग क्या बोलते हैं कि सन ही मूव कर रहा है। तो सन जब रोटेट करेगा कितना, 1 डिग्री जब रोटेट करेगा तो 4 मिनट लगेगा, ठीक है। या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि जब 4 मिनट टाइम लग गया, इसका मतलब 1 डिग्री का रोटेशन हो गया, इसका ये सन का हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए ये 12 बज रहा है, यहाँ पे क्या है, नून है, यहाँ पे सन होगा, ठीक है। अब रही बात कि जी फॉरनून में अगर जाए, 9 बजे की बात करें तो कितना घंटा हो गया, यहाँ पे आ गया 3 आवर्स हो गया, 3 आवर्स। तो मैंने क्या बताया आपको कि 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 3 आवर्स में कितना डिग्री रोटेशन होगा, 4 मिनट में मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री रोटेशन हुआ, ठीक है। तो 3 आवर्स में कितना होगा, 45, क्योंकि 15, जब 15 डिग्री रोटेशन होगा तो 1 आवर, 15 चौका 60, यही होगा ना, 15 4 जा 60। यस सर। तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेशन करेगा, तो 3 आवर्स के लिए कितना होना चाहिए, 45। तो ये देखिए 45 डिग्री हमने इधर दिखा रखा है, 45 डिग्री। हाँ 45 45 डिग्री ये दिखा रखा है ना रेड पेन से मैंने ये। उसी तरह से अगर ये निगेटिव में इधर क्यों रहेगा, एट नून में जाएगा, यहाँ 15 बज रहा है, मतलब कि 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। तो हम लोग तो घड़ी में वो बोलते हैं कि 3 बजा, लेकिन अगर रेलवे वाले में जाएंगे तो क्या होता है, वो 15 बजता है। तो अगर 15 बजे के देखेंगे तो इधर क्या होगा, निगेटिव में जाएगा, तो जितना इधर ये प्लस, इधर भी हो गया 3 आवर, तो ये माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम जो आपका आवर एंगल है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी टाइम हमें पता हो कि दिस मच टाइम है, तो उसको हम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतना आपका आवर एंगल है, तो इसका मतलब कि इतना मिनट है सो इसने रोटेट किया है, ठीक है, या इतना आवर है सो उसका रोटेशन हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या, तो ये आवर एंगल है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, ये 12 आवर होता है, रेफरेंस पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि एंगल का रोटेशन कितना। सपोज दैट कि ये 6 बज गया, 6 बज गया आपका, मॉर्निंग की बात हो रहा है, फॉरनून। तो ये देखिए तो कितना रोटेशन हो गया, 50 45 प्लस 6 आवर हुआ ना, 3 आवर के लिए अगर 45 डिग्री, तो नेक्स्ट 3 आवर के लिए क्या होगा, अगेन 40, 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90। ठीक है। सिमिलरली अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब 18 बज रहा है, मतलब 6 बज रहा है शाम, तब कितना हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। तो ये बताता है आपका आवर एंगल। तो आवर एंगल क्या है, इट इज द एंगल रिप्रेजेंटिंग द बाबू कम कर दो, position of the sun कम with करो, respect to the clock hour, 22। and with reference to the sun's position at 12 noon, ठीक है। ये क्या बताएगा कि पोजीशन ऑफ द सन बताएगा कि क्लॉक आवर में, जो भी क्लॉक में हमारा घड़ी दिखा रहा है, उसके उस आवर के रेस्पेक्ट, आवर में 12 नून जो है, 12 जो बज रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हमारा सन कहाँ पे है, ये बताता है आपका आवर एंगल बताता है। क्लियर है। जैसे कि 4 बज गया, शाम बज हो गया, अब मुझे बताओ कि 4 बज रहा है शाम, तो कितना एंगल होगा, शाम का 4 बज रहा है, सन का रोटेशन कितना है, 60 डिग्री।
कितना? यस सर 60 हाँ 15 चौका 60 डिग्री सर। ठीक। 60 किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा? लेफ्ट में सर। इस साइड को जहाँ पे ये है लेफ्ट में सर। इधर। चलो ठीक। माइनस की तरफ। हाँ, माइनस तो की तरफ होगा। आपको समझ में आ गया। अब एंगल है, मुझे इस पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। चलिए अब ये क्या है, जेनिथ एंगल है। ठीक है, जेनिथ एंगल क्या होता है कि ये जो है, जो सन से जो रे आ रहा है, ये सन है। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात किया था, ये अर्थ है, इसमें हमने कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सन से ये रे आ रहा है। सन से जो रे आ रहा है वो क्या करेगा, इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसके साथ जो एंगल बनाएगा, दैट इज नोन एज जेनिथ एंगल। नहीं समझ में आया होगा? ये देखिए, ये सन से रे आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे एक परपेंडिकुलर प्लेन हमने ये बनाया। ये इस प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लेन, ये डॉटेड वाली पेन वाली जो लाइन है, ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन है। अब ये जो रे आ रही है सन से, ये रे जो है इस परपेंडिकुलर प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज नोन एज जेनिथ एंगल। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो एल्टीट्यूड एंगल बताया था, क्या बताया था, ये एंगल, ये जो इसका आपका एंगल था, projection। ये प्रोजेक्शन, ये वाली जो लाइन है, इसके साथ जो बना रहा था वो। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पे जो परपेंडिकुलर, जो प्रोजेक्शन लाइन ये जो है, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसके साथ जो सन रे बनाएगा, दैट इज नोन एज जेनिथ एंगल। ठीक है, देखिए, इट इज द एंगल बिटवीन द सन्स रे एंड द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा और सन्स रे जो आ रहा है उसके बीच का जो एंगल होगा, दैट इज नोन एज जेनिथ एंगल। क्लियर है? ये अभी तक Yes, लोग sir. आ ही रहे हैं कि भाई ये क्या खा के सोते हैं रात को? मूली मूली। चलो, अब ये क्या है, लास्ट है ये सोलर एजीमुथ एंगल। इसको गामा से इंडिकेट करते हैं, ये आप दिखा रखे हैं। अब इसको देखिए, ये क्या होता है, सब ये सन के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है। ये सन रे जो आ रहा है, ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन हो गया ये। ठीक है, ये साउथ लाइन जो साउथ फेसिंग हो गया, ये जो साउथ चल रहा है, साउथ के साथ जितना एंगल बनाएगा, दैट इज नोन एज सोलर एजीमुथ एंगल। ये साउथ लाइन है, ये है साउथ लाइन, ये नॉर्थ लाइन है। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन तो आपने ले लिया, ये एंगल क्या था आपका, लेटीट्यूड एंगल। लेकिन ये एंगल नहीं आपको चाहिए, आपको ये एंगल लेना है कि साउथ डायरेक्शन से जो जितना बनाएगा ये, दैट इज नोन एज सोलर एजीमुथ एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे, इट इज द एंगल on a horizontal plane between the line due south and the projection of the sun's ray on the horizontal plane। ठीक है, ड्यू साउथ एंड ये सन्स रे का जो प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज नोन एज आपका एजीमुथ एंगल कहलाएगा। क्लियर? क्लियर है? चले आगे। यस सर। तो आपका सोलर ज्योमेट्री समाप्त हो गया। ये इतने एंगल रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका जो दूसरा एंगल मैंने पढ़ाया था आपका लेटीट्यूड एंगल, वो हमेशा आपको, हाँ, वो आपको हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वही उतना ही एंगल पे हम पैनल को इंक्लिनेशन देते हैं साउथ फेसिंग में, अगर हम लोग नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में है तो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आप जो इसी चीज को देखेंगे जो स्लाइड में, वो ये देखिए, जेनिथ एंगल, जेनिथ दिखा रखा है, ये नॉर्मल दिखा रखा है, उसी एंगल सबको यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे माथा पेची करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले 1 by 1 समझा रखा है। ठीक है, ये जेनिथ एंगल, ये साउथ फेसिंग एरे कैसे रख रहा है, नॉर्थ फेसिंग, ये तो वो दिखा रखा है। एजीमुथ एंगल, ये तो आप जब इसको देखेंगे तो ये 3D है, उसी का आपको इंडिविजुअली दिखा रखा है सबका। अब देखिए कि मॉडल को टिल्ट एंगल कितना लेते हैं हम। ठीक है, जनरली मॉडल आपको मैंने बताया कि जो जब हम लोग पैनल को इंस्टॉलेशन करते हैं, तो अगर नॉर्थर्न है, यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में है, ठीक है, मैक्सिमम ये क्या है आपका, द फिक्स्ड पोजीशन व्हिच अप्रोक्सीमेटली आइडियल ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, दस द मैक्सिमाइज एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन इज फेसिंग द साउथ। साउथ फेसिंग होगा कब, इन द नॉर्थ हेमीस्फीयर। नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में है तो साउथ फेसिंग, और द नॉर्थ हेमीस्फीयर में है तो क्या होगा, सॉरी, और नॉर्थ डायरेक्शन में कब रखेंगे, इन द साउथर्न हेमीस्फीयर। जब हम साउथ में होंगे, साउथर्न हेमीस्फीयर में होंगे तो नॉर्थ फेसिंग, और जब नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में होंगे तो साउथ फेसिंग। अब ये एंगल कितना रखेंगे, तो सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूस द मस्ट पावर व्हेन
दे आर पॉइंटेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन। जब क्या होगा, ये सन के डायरेक्टली टुवर्ड्स होगा, मतलब कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है परपेंडिकुलरली अगर सरफेस पे पड़ेगा तभी जाके मैक्सिमम है सो आपको करंट का जनरेशन करेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होता है, हमें लेटीट्यूड एंगल लेना होता है, जो लेटीट्यूड एंगल आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, और ये लेटीट्यूड एंगल अगर आपका कहाँ से देखेंगे, गूगल में टाइप कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि जो लोकेशन है उसका लेटीट्यूड एंगल कितना है। आप अभी गूगल में टाइप करके देखिए उसमें मोबाइल में कि गाजियाबाद या फिर बनारस या जौनपुर, कोई भी आप जिस जहां से बिलोंग करते हैं उसका तुरंत है सो आपको लेटीट्यूड एंगल दे देगा। ठीक है, तो अगर आपका 0 से 15 डिग्री अगर लेटीट्यूड एंगल आता है तो एज इट इज यही एंगल रखेंगे, 15 डिग्री ही रखेंगे। ठीक है, 15 से 25 तक की सेम ही चलेगा, लेकिन 25 से 30 जब जाएगा तो आप उसमें अलग से 5 डिग्री एडिशन करेंगे लोकल लेटीट्यूड। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जो आप लोकेशन दे रहे हैं वो क्या होगा, ये ब्रॉड एरिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा। जैसे गाजियाबाद है तो गाजियाबाद एनसीआर क्या है, काफी सारा रीजन है, इसका एक पर्टिकुलर पैरामीटर होगा कि 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का जो रेडियस होगा या डाया होगा वो रीजन होगा। तो आप क्या करेंगे, आपने तो स्पेसिफिक पोजीशन का ये निकाल लिया, तो अगर आप एक पर्टिकुलर देंगे तो उसमें वेरिएशन आएगा, तो इसलिए क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली 5, जब आपका 25 से 30 डिग्री के बीच आता है लेटीट्यूड एंगल तो 5 डिग्री उसमें अलग से एडिशन कर देंगे। क्लियर है? अगर आपका 30 से 35 आता है तो 10 डिग्री, अगर 35 से 40 आता है तो 15 डिग्री, अगर 40 प्लस आता है तो 20 डिग्री लोकल लेटीट्यूड आप उसमें ऐड करेंगे। ये लोकल मतलब कि लोकेशन का जो पोजीशन होगा उसके साथ वेरिएशन करेगा, कि पार्टिकुलरली वो आप जब सर्च करेंगे गूगल में तो एक कोई पार्टिकुलर लोकेशन का जो जो उसका जीपीएस से जो लोकेशन निकालेगा अपना पार्टिकुलर, उसका वो दे देगा लेटीट्यूड एंगल, लेकिन वो क्या होगा पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा, इसीलिए इतना हम एडिशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मॉड्यूल का टिल्ट जो करना है साउथ फेसिंग करके या तो उसको कितना पे रखना है, जितना लेटीट्यूड एंगल है उतना पे रखना है। अगर ये इसमें वेरी करता है तो इस हिसाब से हम लोग उसमें एडिशन कर देंगे। पोजीशन टू पोजीशन कैसे वेरी करेगा? पोजीशन टू पोजीशन कहने का मतलब कि गाजियाबाद है, ठीक है, अब तुमने जीपीएस से डेटा लिया, तुमने गूगल में डाला तो क्या करा, जीपीएस से डेटा दे रहा है, तो जीपीएस क्या करेगा, एक पार्टिकुलर जो गाजियाबाद का जो मेन पॉइंट होगा, जैसे कि गाजियाबाद सपोज दैट मान रहा है कि पुराना बस अड्डा, तो वो पार्टिकुलर पुराना बस अड्डे का ही लेटीट्यूड एंगल दे रहा है। घंटाघर, हाँ जो भी है, जो भी घर है, घंटा घर है, कहीं का भी, तो कोई एक पार्टिकुलर लोकेशन का ही वो लेटीट्यूड एंगल दे रहा है। अगर आप एग्जैक्टली अगर घंटा घर में आपको पता है कि भाई जीपीएस दिया है वो घंटा घर का ही दिया है और घंटा घर में ही आप इंस्टॉलेशन कर तो वही एंगल रख लीजिए। लेकिन क्या होगा, गाजियाबाद होगा तो 5 किलोमीटर का डाया होगा, 5 किलोमीटर में वैरी कर रहा है ना, तो गाजियाबाद में कहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि उतना वेरिएशन आपको रखना है जो एंगल आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, इसीलिए वो डाला जाता है। ये देखिए अब ये क्या है, सोलर एवरेज सोलर रेडिएशन एंड पीक सन आवर, आप इसमें देखेंगे तो ये दिल्ली का दे रखा है, ये सोलर इंसोलेशन मेजर ये ना ये किलोवाट पर न्यू दिल्ली, ये देखिए न्यू दिल्ली का है। जैसे कि जनवरी में देखा गया है कि एवरेज एवरी डे एवरेज जो पर डे इंसोलेशन आ रहा है, सोलर इरेडिएशन आ रहा है 3.15 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, इतना किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर है। सो जनवरी में इंसोलेशन होता है, जो सोलर से जो रेडिएशन आ रहा है, इरेडिएशन आ रहा है, वो फरवरी में 3.84, मार्च में ये अब देखेंगे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और मई में जाके मैक्सिमम हुआ, फिर जून में डिक्रीज हो गया, जुलाई अगस्त, फिर ये सितंबर में स्लाइटली इंक्रीज कर गया, फिर अगस्त, ये वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अब रही बात कि सन पीक आवर क्या होगा, तो सन पीक आवर क्या होता है कि मैक्सिमम इरेडिएशन जो आएगा जिस टाइम ड्यूरेशन में, दैट इज नोन एज सन पीक आवर। और हमारा मैक्सिमम क्या है, जो आप एसटीसी जानते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, उसके लिए क्या कहता है कि 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इंसोलेशन होना चाहिए, इरेडिएशन होना चाहिए। तो इसके क्लोज जो होगा, सपोज दैट कि 900 या 1000 के वेरी क्लोज जो होगा, तो जिस टाइम आवर में
ये और इससे ज्यादा जो इंसोलेशन पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सन पीक आवर बोलते हैं। सन तो मॉर्निंग में ही निकल जाता है, 7 बजे सुबह ही निकल, 6:30 बजे निकल जाता है, लेकिन सन पीक आवर में वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सन का जो डिस्टेंस होता है अर्थ से इन द मॉर्निंग बहुत ज्यादा होता है, तो जो इरेडिएशन आ रहा है, जो इंसोलेशन हो रहा है वहां से, जो सन से आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो पीक आवर में नहीं आता है। क्या माना जाता है कि 9 बजे से लेके 2 बजे तक, 9 बजे सुबह से लेके 2 बजे तक जो होता है वो इरेडिएशन इंटेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 900 समथिंग होगा या फिर 1000 समथिंग, ये वेरिएशन करेगा, तो इसके आसपास होगा, तो दैट आवर इज नोन एज सन पीक आवर। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सन पीक आवर बोलते हैं। और सबसे ज्यादा करंट का जनरेशन जो होता है इसी सन पीक आवर में होता है। ठीक है, तो सन पीक आवर क्या हो गया, जहां पे कि इंटेंसिटी ऑफ द सन जो होगा मैक्सिमम होगा जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए, दैट इज नोन एज सन पीक आवर। यहाँ पे आपको दे रखा है कि सन पीक आवर रिफर्स टू द सोलर इंसोलेशन एट द पर्टिकुलर लोकेशन इफ द सन वाज शाइनिंग एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए सर्टेन नंबर्स ऑफ आवर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। ये क्या लाइन क्या मारा है भाई, किसने मारा है ये, क्या कुछ पूछना चाह रहा है क्या? ये पीवी इंस्टॉलेशन गाइड है, सोर्स है, कहीं जहां से ये डेटा लिया गया है उसका ये एड्रेस दे रखा है आपको, तो इसके लिए कोई नहीं। ये मैंने आपको बता रखा है, एयर मास पहले भी बताया है कि एयर मास क्या होता है। एयर मास क्या है, हमारा अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर वैक्यूम नहीं है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कंटेन कर रखा है। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है तो क्या होगा, ये जो थिकनेस होगा, ये डायरेक्ट ये थिकनेस जो होगा बहुत कम, आपका जितना एक्चुअल में थिकनेस है परपेंडिकुलरली वो है, लेकिन जैसे जैसे इंक्लिनेशन होता जाएगा इस थिकनेस का लेंथ बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये लेंथ क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो ये जो थिकनेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर मास बोलते हैं। जब ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो एयर मास 0 बोलते हैं, जब ये इंक्लिनेशन होगा तो इसके रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एयर मास, सॉरी गलती हो गया, एयर मास ये 1 है, ये 1 है, उस दिन बताया था मैंने। और ये क्या होगा, अगर इसका 1.5 गुना है तो ये 1.5 हो जाएगा, और ज्यादा जब इंक्लिनेशन होगा 2 गुना हो जाएगा इसका, इस थिकनेस का, तो ये क्या कहलाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100% वैक्यूम होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो एयर मास क्या हो जाता, आपका 0 होता, ये आपका 0 होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो है उसके सराउंडिंग स्पेस में जो भी मटेरियल है, जो सन रे को आने में जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से जो आ रहा है, जो इंसोलेशन आ रहा है, जो इरेडिएशन सन से आ रहा है, उसको रोकता है, जो हिंड्रेंस करता है, जो डस्ट पार्टिकल है जो उसको डिफ्यूज कर देता है, सरफेस तक नहीं आने देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो जो मटेरियल है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में कंटेन है। तो जितना ज्यादा उसका थिकनेस होगा उतना ज्यादा सन इंसोलेशन, सन इरेडिएशन को अर्थ सरफेस तक पहुंचने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए एयर मास कंसीडर किया जाता है, एयर मास लिया जाता है। और आपने देखा था कि एसटीसी में क्या होना चाहिए था, 1.5, उससे ज्यादा होता है तो फिर आपका इंटेंसिटी जो इरेडिएशन है सन से जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा और परफॉर्मेंस जो आपको करंट जनरेशन होगा वो कम होगा। तो एयर मास का मेन मोटिव यही है पढ़ने का कि एयर मास ये है। क्लियर, यही चीजें हैं। देखिए, द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक पाथ ऑफ द सनलाइट रिलेटिव टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ एंड दिस इज द इफेक्टिव। ठीक है, द एयर मास ऑफ 2 फॉर एग्जांपल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द डायरेक्ट पाथ, ये जो डायरेक्ट पाथ था उसका 2 गुना। व्हेन द सन ट्रेवल्स थ्रू हायर एयर मासेस लेस सोलर एनर्जी रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो चीजें मैं बता रहा था वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में ये बताया गया। ये पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। अब आपका है ये एयर मास, वही चीजें लिखा है जो उधर हमने पढ़ा वही है। डिक्लिनेशन ये आपको बता रखा है। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ये बताया है मैंने कि जब डायरेक्ट सनलाइट ये जो आ रहा है, ये देखिए ये डायरेक्ट सनलाइट है। अब यही सनलाइट क्या होगा, डायरेक्ट नहीं आके यहाँ से डिफ्यूज हो रहा है, इधर जो आपका वाटर बबल है या फिर ह्यूमिडिटी जो है, ठीक है, या फिर क्लाउड है, उससे उस पे गया, उससे डिफ्यूज होके आया, वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूज रेडिएशन कराएगा। और दोनों को वो ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, ग्लोबल रेडिएशन कहलाएगा। ये ग्लोबल रेडिएशन।
ये देखिए, ठीक है। उसके बाद है इंसुलेशन और रेडिएशन, एक ही बात है, डायरेक्ट और डिफ्यूज शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन दैट इज रिसीव्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर और at its surface on a given surface area and recorded during the given time is known as insolation और irradiation, ठीक है। सोलर एजीमूथ ये आपको बता रखा है पहले ही, उसी चीज को डायग्राम यहाँ कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग रहा है, वहां आपको 1 by 1 बता रखा है कि सोलर एजीमूथ क्या होता है। आपको ये भी बताया था कि सोलर नून ये और आफ्टरनून ये बताया था ना बिफोर, ये था ना उसमें जो आवर एंगल देख रहे थे, वो भी आपको बता ही रखा है। तो इसको आगे चलते हैं। ये है सोलर कांस्टेंट, ये क्या होता है देखें। The term used to describe the average quantity of solar insolation received by the horizontal surface at the edge of the earth surface। अब ये क्या बोल रहा है सोलर कांस्टेंट, होता क्या है, सन से जो इरेडिएशन चल रहा है वो 100% इरेडिएशन आपको अर्थ पे नहीं आ पाता है। कुछ इरेडिएशन आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ डिफ्यूज हो जाता है जो सरफेस पे नहीं आ पाता है। अल्ट्रावायलेंट जो आपका वो ओजोन लेयर है वो कवर कर रखा है, जो यूवी रे वो नहीं आ पाता है। तो एक टर्म डिफाइंड किया दैट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट, तो उसी के बारे में ये बोल रखा है। अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एवरेज क्वांटिटी ऑफ सोलर इंसोलेशन, जो एवरेज कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, तो उसका एवरेज निकाल दिया कि एवरेज सोलर इंसोलेशन रिसीव बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग सोलर कांस्टेंट, और दिस वन इज नोन एज 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये दैट इज माना जाता है कि ये सोलर कांस्टेंट है, वहां से चल रहा है ज्यादा लेकिन पहुंच रहा है कितना, इतना पहुंच रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। अब सोलर डे क्या है, टाइम रिक्वायर फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन रिलेटिव टू द सन, जो अर्थ जो रोटेट कर रहा है सन के रिस्पेक्ट में, जो कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो दैट इज नोन एज सोलर। यही होता है डे भी हमारा, यही होता है। ये 24 आवर में क्या होता है, अर्थ वन राउंड लगा लेता है, या डे हो या सोलर डे है, एक ही बात है। सोलर एनर्जी आपको वही इंसोलेशन जो इरेडिएशन है जो सन से जो आ रहा है, दैट इज द सोलर एनर्जी, एंड हाउ मच पार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज नोन एज ये सोलर फोटोवोल्टेक जो कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज वो पार्ट क्या हो गया, उसने कन्वर्ट किया, और जो पार्ट नहीं कन्वर्ट हुआ वो रिजेक्टेड हो गया। तो ये होता है आपका सोलर एनर्जी अलग है, और सोलर फोटोवोल्टेक जो कन्वर्ट कर रहा है वो पार्ट आपका पी है, जो पी मैक्स आपको उस दिन बताया था, जो इफिशिएंसी टर्म में हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। सोलर नून अभी आपने देखा था कि पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन इज अलाइंड विद द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, ये आप सोलर नून बताया था मैंने, तो आपने देखा था कि इधर +6 और -6 बताया था, ठीक है, और जो 12 बज रहा था वो क्या था, नून था, ठीक है, जो रिफरेंस पॉइंट हमने माना था उसी के बारे में बताया। सोलर रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और ये जो विजुअल रेंज जो होता है आपका 1 से लेके 0.1 माइक्रोन के बीच में होता है। सन रेडिएशन इज इमिटेड एट अ वेवलेंथ बिटवीन दिस वन, ठीक है। एंड सोलर सिस्टम, a system that uses solar energy to generate the heat and power with the different techniques is known as सोलर सिस्टम। इसमें आपको फोटोवोल्टिक सिस्टम भी आ जाएगा, इसमें आपका जो सोलर रिफ्लेक्टर वगैरह जो यूज होता है, जो पैराबोलिक कंसंट्रेटर यूज होता है, जो आपका सोलर कुकर यूज होता है, जितने भी चीजें जो क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आपका कहलाएगा सोलर सिस्टम का। अब देखिए जो हम लोगों को क्या अपनी कल्पना है, जो झूठ जो न्यूज में जैसे वो चल रहा है उसकी बातें ये हो रही है। सोलर पैनल आर टू एक्सपेंसिव फॉर मी, ये एक माइथ है कि एक्सपेंसिव है। अगर आप देखा जाए कि अगर सोलर पैनल आप लगा रहे हो, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, इसीलिए ये माना जाता है कि ये टू मच एक्सपेंसिव है। नहीं तो अगर आप जो घर में बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और उसको अगर सोलर पैनल को लगा के उससे कंपेयर करेंगे तो इसकी कॉस्ट जो है, मैं उस दिन कल या परसों बताया आपको कि अभी जो आपका पर यूनिट जो रेट आ रहा है क्या सोलर का 2.5 रुपीज, एंड जो हम लोग थर्मल पावर से ले रहे हैं मिनिमम कॉस्ट है जब आप 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 6 या 6 रुपीज 50 पैसे हैं। तो ये टोटली यानी कि गलत है कि सोलर क्या है,
ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस ये है कि इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। विद इन 4 to 5 ईयर जितने भी कॉस्ट आप लगाएंगे उतने के बिजली आपको ऑलरेडी वो प्रोड्यूस कर देगा, एंड रिमेनिंग जो 15 ईयर होंगे वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो वही चीजें ये बता रहा है, कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल हैज ड्रॉप 80% सिंस 2008। 2008 से लेके अभी तक मोर देन 80% है, सो उसके प्राइस ड्रॉप हो गए। ठीक है, ये जो ऑप्शन, नाउ लेट होम ऑनर गो सोलर विद द जीरो अप फ्रंट कॉस्ट, होम ऑनर सेव मोर मनी इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के लिए नहीं अच्छा है, अगर आप लॉन्ग रन के लिए यूज कर रहे हैं, अपना घर है, वहां पे आपके छत पे स्पेस है, तो उसके लिए सोलर इज द